दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के आज हम 121वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं और खंड हमारा ये चौथा खंड है। तो इसके पिछले भाग में बापू ने किरमिट पद्धति जो थी ब्रिटिश काल में और जिसके खिलाफ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो ये गिरमिट पद्धति क्या थी? तो ब्रिटिश ने जहाँ भी अपनी कॉलोनीज बनाई तो वहाँ अपने लिए अपने जीवन में सुविधाएं बनाने के लिए, खेती करने के लिए, वो जो उनके गुलाम देश थे जैसे भारत और अन्य देश जो जहाँ उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया था अपना, वहाँ से वो एक करार करके, एक अनुबंध करके 5 साल या उससे कम के लिए मजदूर काम करने के लिए ले जाते थे। इसे दक्षिण अफ्रीका में बोली भाषा में गिरमिट कहा जाता था, गिरमिट। तो इसके ऊपर 1894 में 3 पाउंड का कर कम किया गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था। लेकिन बापू चाहते थे कि उसे पूरी तरह समाप्त किया जाए। तो इसके लिए जब वायसराय ने ये खुलासा किया कि हम जल्दी ही ये करेंगे इसको, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कानून नियामक मंडल में ये प्रस्ताव उठाया कि इसको बंद किया जाए। लेकिन उस समय वायसराय ने इसको वचन दिया, लेकिन उसका कुछ किया नहीं। इसके लिए कोई निश्चित तिथि डेट नहीं निर्धारित की। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि ये समाप्त हो। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्रों में लिखा, बड़े बड़े नेताओं से संपर्क किया और उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि जन जागृति जो थी इसे समाप्त करने के पक्ष में थी। और जब वायसराय ने फिर इसका खुलासा किया, जो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने फिर इसका खुलासा किया कि जब तक कोई नई पद्धति नहीं हो जाती, उस समय तक ये जब हो जाएगी उस समय तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर इसके लिए जब फिर वरिष्ठ काउंसिल में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस प्रस्ताव रखा कि इसको शीघ्र बंद कर दिया जाए, तो तत्कालीन वायसराय इससे मुकर गए, अपने वचन से पलट गए। और फिर बापू ने निश्चय किया कि इसके बारे में सारे हिंदुस्तान में दौरा करके इसके लिए जनमत बनाया जाएगा। और इससे पहले वो जैसा उन्होंने वायसराय को वचन दिया था, उनसे मिलने गए और अपनी योजना बताई और वो दौरे के ऊपर निकल पड़े। सबसे पहला जो दौरा बम्बई से उन्होंने शुरू किया, वहाँ पेटिट जी थे, उन्होंने अपने घर मीटिंग रखी, सभा रखी, जिसको इंपीरियल सिटीजन एसोसिएशन के नाम से वो सभा संपन्न हुई। और सभा में जैसा वायसराय ने कहा था कि बहुत शीघ्र इसको करेंगे और जब तक ये व्यवस्था होगी तब तक करेंगे, ये जो 2-3 बातें थी, इसको गांधी जी ने निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा इन शीघ्र और ये जो बातें हैं इसमें कोई भी निश्चित बात नहीं बनती,
इसका लोग कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं, इसलिए इसके बारे में आप कोई एक निश्चित जो तिथि है, डेट है, वो उसका निर्धारित की जानी चाहिए। और उन्होंने ऐसा 31 जुलाई तक इसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव निकाला। और फिर सारे देश में उन्होंने भ्रमण किया। उस समय वे 3rd क्लास से यात्रा करते थे और महात्मा की उपाधि भी उन्हें प्राप्त नहीं थी, लेकिन जहाँ भी जाते थे वहाँ महात्मा के नाम से नारे लगते थे। इसलिए सारे देश में वो घूमे और उन्होंने ये जो है अपनी यात्राओं के बारे में लिखा है कि किस तरह के अनुभव उनको आए, और आखिर में ये प्रस्ताव हुआ कि इसको बंद किया जाएगा। 1894 में सबसे पहले इसको बंद करने का प्रस्ताव बापू ने ही लिखा था, और इसमें फिर और भी बातें लिखी हैं यात्रा की। इस तरह से ये अध्याय है। अब हम आगे के अध्याय में देखेंगे। नील का दाग। बापू लिखते हैं, चंपारण मतलब जनक राजा की भूमि। चंपारण में जिस प्रकार आम के बाग हैं, उसी प्रकार उस समय वहाँ 1917 में नील की खेती हुआ करती थी। इसका कुछ जो अंग्रेज़ों ने जो बनाया हुआ कायदा था वो ऐसा था कि यदि 20 भाग जो होते थे, जिसको वो 20 भाग बांधते थे, एक उनका ये था आकलन करने का, तो 20 भाग का 1 एकड़ खेती बनती थी। तो उसमें यदि 1 एकड़ खेती 20 भाग में 3 भाग में नील की खेती करना अंग्रेजों के कायदे से अनिवार्य था, बंधन कारक था। इसी को 3 कठिया कहा जाता था। गांधी जी लिखते हैं कि मुझे यह कबूल करना चाहिए कि वहाँ जब मैं प्रत्यक्ष गया, उससे पहले मैं चंपारण का नाम भी नहीं जानता था और नील की खेती की मुझे जानकारी नहीं थी। नील की गोलियां मैंने देखी थी, पर उन्हें चंपारण में बनाया जाता है, जिसकी किसानों को बहुत तकलीफ होती थी, इसके बारे में भनक भी नहीं थी, मुझे थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। राजकुमार शुक्ला नाम के एक नील की खेती करके किसान थे। उन्हें यह दुख सहन करना पड़ा था, जिसका उन्हें कष्ट हुआ था, और वे इसको जड़ से मिटा देने की इच्छा उनके मन में थी। जब मैं लखनऊ कांग्रेस में गया था, वहाँ इस किसान ने मुझे पकड़ लिया था और वो बोला कि वकील बाबू आपको सब हाल बताएंगे, और ऐसा वो लगातार कहता रहता था और मुझे चंपारण में आने के लिए आग्रह करता था। ये वकील बाबू मतलब बिहार के सेवा जीवन के प्राण ब्रजकिशोर बाबू थे। राजकुमार शुक्ला उनको मेरे तंबू में ले आए। उनको देखकर मुझे लगा कि भोले किसानों को लूटने वाले ये कोई वकील साहब होंगे। चंपारण की सच्चाई उनसे मैंने सुनी। मैंने कहा, खुद देखे बिना मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप मुझे आग्रह ना करें, कांग्रेस में इस विषय पर बोलें, ऐसा मैंने कहा। राजकुमार शुक्ला को कांग्रेस की मदद चाहिए थी। कांग्रेस में ब्रजकिशोर बाबू का चंपारण के बारे में भाषण हुआ और एक सहानुभूति पूर्ण प्रस्ताव वहाँ से पास हुआ। राजकुमार शुक्ला जी को अच्छा लगा, पर इतने से उन्हें संतोष नहीं हुआ। वो ये सब मुझे दिखाना चाहते थे, इसलिए मैंने 1-2 दिन आकर देखूंगा, ऐसा मैंने उनसे कहा। लखनऊ से मैं कानपुर गया।
तो वहाँ भी राजकुमार शुक्ला हाजिर थे। वे आग्रह करने लगे कि यहाँ से चंपारण पास है, आप 1-2 दिन दे दो। मैंने कहा इस बार मुझे माफ़ करिए, मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसा बोलकर मैं बंद गया। मैं आश्रम गया, वहाँ भी वे हाजिर थे और बोले अब तो दिन निश्चित कीजिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे इस दिन कलकत्ता जाना है, वहाँ आइए और मुझे ले जाइए। मुझे कहाँ जाना था इसके बारे में कोई कल्पना नहीं थी। कलकत्ता में मैं भूपेंद्र नाथ बसु के यहाँ पहुँचूँ उससे पहले ही शुक्ला वहाँ पहुँच गए थे। और इस तरह इस अशिक्षित पर निश्चयी किसान ने मुझे मजबूर कर दिया। 1917 साल की शुरुआत में हम दोनों कलकत्ता से रवाना हुए। हम दोनों ही किसान जैसे दिख रहे थे। शुक्ला ले गए उस गाड़ी में, हम बैठे और सुबह सुबह पटना में उतरे। पटना में मैं पहली बार गया था, अतः किसके यहाँ ठहर रहा यह प्रश्न था और मैं किसी को जानता नहीं था। मुझे लगा राजकुमार शुक्ला जी की कोई जान पहचान होगी। रेलवे में उनकी मेरी अच्छी पहचान हो गई थी, लेकिन पटना पहुंचने पर पंचायत हो गई। वहां पता चला कि राजकुमार शुक्ला एक अत्यंत भावुक व्यक्ति थे और प्राणनाथ ब्रजकिशोर जिनको वो अपना मित्र समझते थे, असल में शुक्ला उनके आश्रित थे। उसके बाद वो फिर मुझे राजेंद्र बाबू के घर ले गए। राजेंद्र बाबू कहीं बाहर गए थे। बंगले में 1-2 नौकर थे। खाने का सामान मेरे पास थोड़ा सा था। मुझे थोड़ा खजूर चाहिए था, वो राजकुमार शुक्ला ने बाजार से ला कर दिया। पर बिहार में स्पर्श का बहुत सख्त रिवाज था। मेरी बाल्टी की बूंदें भी यदि नौकर पर गिरी तो उन्हें सहन नहीं होता था। पानी की बूंदें, मेरी जाति नौकर को कैसे समझती। राजकुमार शुक्ला ने अंदर का पायखाना इस्तेमाल करने को कहा तो नौकर ने बाहर की ओर इशारा किया, लेकिन इससे मुझे बुरा नहीं लगा। नौकर राजेंद्र बाबू के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा था। इस मज़ेदार अनुभव के कारण राजकुमार शुक्ला के प्रति मेरे मन में आदर बढ़ा, वैसे ही ज्ञान भी बढ़ा। पटना के बाद लगाम मैंने अपने हाथ में ले ली थी। और इस तरह से ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।